नमस्ते और चैनल पर वापस स्वागत है। अब मुझे कहना होगा, अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर मैं अपने व्यक्तिगत विश्वासों के अनुसार कभी भी पूरी तरह से संक्षिप्त निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया हूं, तो वह यह पूरा यूएफओ मामला है। और इस चैनल पर मेरे द्वारा यह कवर किए जाने के बावजूद कि कैसे कई तरह के धोखेबाज इसमें शामिल हो जाते हैं, यूएपी, यूएफओ और एंटी ग्रेविटी मैनिपुलेटिव तकनीक के कुछ दावों में कम से कम सच्चाई का कुछ अंश तो दिखाई देता है, खासकर जब बात सरकार द्वारा वित्त पोषित शोध की आती है। और एक डिस्क्लेमर के तौर पर, क्योंकि मुझे पता है कि यह विषय बहुत सारी राय पैदा करता है, बस इतना जान लें कि मेरा लक्ष्य यहाँ आपके विश्वासों को बदलना नहीं है, बल्कि जो मुझे मिला है वह आपको बताना और आपका मनोरंजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम डॉक्टर निंगली नाम के एक विशेष वैज्ञानिक के गायब होने के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। निंगली। अब यह कहानी स्पष्ट रूप से एक विशेष भौतिक विज्ञानी से शुरू होती है जिनका नाम है डॉ निंगली, जो 1990 के दशक में सेंटर फॉर स्पेस, प्लाज्मा एंड एरोनॉमिक रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा हंट्सविल में काम कर रही थी। निंगली की मुख्य प्रसिद्धि यहाँ उनके उन कई सहकर्मी समीक्षित शोध पत्रों से आई जो उन्होंने इस समय के दौरान प्रकाशित किए थे, जिनमें उनके एक सिद्धांत ने व्यावहारिक रूप से एंटी ग्रेविटी प्रभाव उत्पन्न करने का एक तरीका सुझाया था। मैं देखता हूँ कि सिद्धांत पहले से ही वहाँ मौजूद है। आप जानते हैं, उन्होंने इसे समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाशित किया। फिर ये बहुत विवादास्पद है। मुझे पता है कि बहुत से लोग इसकी आलोचना करेंगे, लेकिन सौभाग्य से किसी ने भी मेरे शोध पत्रों में कोई गलती नहीं पाई। तो लगभग कोई गलती नहीं है, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करते। पता है कि जब तक प्रायोगिक परिणाम नहीं मिलता, मैं लोगों को दिखा सकूं। और इससे पहले कि मैं उनके शोध को समझाने की कोशिश करूं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब मैं एंटी ग्रेविटी की बात करता हूं तो मेरा मतलब गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर से है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण प्रकृति की एक मौलिक शक्ति है। निंगली के शोध में, उनके शोध पत्रों में शामिल मुख्य विचार एक मूल अवधारणा से उत्पन्न होता प्रतीत होता है, जिसे सुपरकंडक्टर कहा जाता है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना किसी प्रतिरोध के बिजली का संचार कर सकते हैं, यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अब सुपर कंडक्टिविटी की स्थिति तब प्राप्त होती है जब कोई पदार्थ एक खास क्रांतिक तापमान तक ठंडा हो जाता है, और इस क्रांतिक तापमान को प्राप्त करने का एक रोचक साइड इफेक्ट यह है कि उस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल जाता है। यह एक व्यापक अवधारणा का उदाहरण है जिसे सुपर कंडक्टर्स के भविष्य में लागू किया जा सकता है। अत्यंत कुशल बिजली कई कारणों से उपयोगी होगी, सिर्फ शक्ति देने से परे। ग्रेविटोमैग्नेटिक प्रभाव। इस संदर्भ में सुपरकंडक्टर्स की मुख्य समस्या यह है कि इसे प्राप्त करने के लिए आपको बेहद ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। इससे उच्च तापमान वाले सुपरकंडक्टर्स में रुचि बढ़ी है, जो वास्तव में उन पदार्थों को संदर्भित करता है जो -196 से ऊपर सुपरकंडक्ट करते हैं। और वास्तव में अगर इन चीजों को हमारे रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाना है, जैसे कि हमेशा से चाहा गया होवरबोर्ड, तो निश्चित रूप से कमरे के तापमान पर सुपरकंडक्टर की आवश्यकता होगी, जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले साल पहली बार कमरे के तापमान पर सुपरकंडक्टर खोजा गया था, लेकिन इसकी एकमात्र समस्या यह है कि यह केवल अत्यधिक दबाव में ही मौजूद था, जिससे यह आम लोगों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। लेकिन यह सब कहने के बाद डॉ निंगली इसमें कहाँ फिट होती हैं? तो वह उनके द्वारा विकसित किए जा रहे उच्च तापमान सुपरकंडक्टिंग डिस्क की रचना और दावा है, जो मूल रूप से एक फोर्स फील्ड जैसा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पहला उल्लेखनीय शोध पत्र था इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटोमैग्नेटिक फील्ड ऑन प्योर सुपरकंडक्टर्स, और इसे 1991 में प्रकाशित किया गया था। एक साल बाद उन्होंने ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑन द मैग्नेटिक एटेन्युएशन ऑफ सुपरकंडक्टर्स नामक एक और शोध पत्र प्रकाशित किया, और फिर ठीक एक साल बाद ग्रेविटो इलेक्ट्रिक कपलिंग वाया सुपरकंडक्टिविटी नामक एक और शोध पत्र भी सहकर्मी समीक्षित होकर प्रकाशित हुआ। अब मैं कोई भौतिकी चैनल नहीं हूं, लेकिन मैं इन शोध पत्रों के लिंक शामिल करूंगा ताकि आप खुद इन्हें देख सकें। लेकिन संक्षेप में, निंगली के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि यदि घूमते आयन अपनी स्पिन धुरी के लंबवत क्षेत्र में घूमते हैं तो वे प्रतिगुरुत्वाकर्षण प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, बशर्ते बड़ी संख्या में आयनों को बोस-आइंस्टीन संघनित्र नामक अवस्था में संरेखित किया जा सके, जो पदार्थ की एक विलक्षण अवस्था है जिसमें सभी परमाणु एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। जहां उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि यह संरेखण संभव हो सकता है यदि सुपरकंडक्टर आयनों को एक जाली संरचना में उच्च तापमान सुपरकंडक्टिंग डिस्क में फंसाया जाए, और इसी विचार ने उस 12 इंच के प्रोटोटाइप के विकास को जन्म दिया जिसे आपने पहले तस्वीर में देखा था।
और 1 अक्टूबर 1999 को प्रकाशित एक लेख का हवाला देते हुए जिसे पॉपुलर मैकेनिक्स ने किया था, ली के उपकरण के बारे में सबसे पहली बात जो समझनी चाहिए वह यह है कि यह न तो कोई एंटी ग्रेविटी मशीन है और न ही कोई ग्रेविटेशनल शील्ड, कहते हैं जोनाथन कैंपबेल, नासा मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक वैज्ञानिक जिन्होंने ली के साथ काम किया है। यह गुरुत्वाकर्षण को संशोधित नहीं करता बल्कि एक गुरुत्वाकर्षण जैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो आकर्षक या प्रतिकर्षक हो सकता है। ली अपने उपकरण को एक ऐसी विधि बताती हैं जो पहले कभी न देखी गई एक बल क्षेत्र उत्पन्न करती है जो गुरुत्वाकर्षण के समान कार्य करता है। चूंकि यह आकर्षक या प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है, इसीलिए वह इसे ऐसी ग्रेविटी कहती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण में जोड़ता है, उसका प्रतिकार करता है या उसे पुनर्निर्देशित करता है, जैसा कि लैरी स्मॉली बताते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा एट हंट्सविल UAH के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं भौतिकी विभाग। और यह भी उल्लेखनीय है कि उसके उपकरण के काम करने के लिए एक और घटक आवश्यक होगा जो है व्यक्तिगत आयनों के लिए एक घूमता हुआ मोटर, जैसा कि अगला खंड बताता है। हालांकि ली के सिद्धांत ने वैज्ञानिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया, जिसे पीयर रिव्यू कहा जाता है, को पार कर लिया है और एक उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग डिस्क का निर्माण किया गया है, फिर भी महत्वपूर्ण तकनीकी अनजानियां बनी हुई हैं। इस गर्मी में ली ने UAH छोड़ दिया। वह और उनके कई सहयोगी अब अपने दम पर उनके सिद्धांत और एक स्वामित्व वाले उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग डिस्क निर्माण तकनीक पर आधारित उपकरणों का व्यवसायीकरण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तकनीक ली का अगला कदम वह कई मिलियन डॉलर जुटाना है जो उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग डिस्क में आयनों को अलग अलग घुमाने के लिए आवश्यक इंडक्शन मोटर बनाने के लिए चाहिए। स्मैली, जो UAH से रिटायर होने के बाद ली की अब तक नामहीन कंपनी में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, कहते हैं कि मशीन को कंप्यूटर पर सिमुलेट करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। और यह ध्यान देने योग्य है कि इस लेख में ली द्वारा दिए गए अंतिम बयान में वह कहती हैं कि निवेशक इस तकनीक पर नियंत्रण चाहते हैं। वह कहती हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह सभी अमेरिकी लोगों की संपत्ति होनी चाहिए। अब यह सब कहने के बाद मैं कोई भौतिकी चैनल नहीं हूं और मैं न तो खुद पेपर पर और न ही उन प्रयोगात्मक परिणामों पर टिप्पणी कर सकता हूं जिनका उन्होंने इस समय के आसपास अवलोकन करने का दावा किया था। लेकिन जो बात ध्यान देने योग्य है वह है वे रहस्यमय घटनाएं जो उसके बाद उनके शोध के इर्द गिर्द घटी। बात उस लेख के बारे में अजीब है जिसे हमने अभी पढ़ा। यह 1999 में था। सिर्फ 2 साल पहले एक अंतिम प्रयोग जो उन्होंने किया था उसने दिखाया कि उनकी थ्योरी में लगभग कोई प्रभाव मौजूद नहीं था। इस परिणाम को बताते हुए उन्होंने सुपरकंडक्टर्स और ग्रेविटी के बीच प्रस्तावित कपलिंग की ताकत और सीमा पर नई सीमाएं निर्धारित की। लेकिन इस तथ्य के बावजूद इस अंतिम पेपर के प्रकाशित होने के कुछ समय बाद भी वह फिर भी कॉलेज में अपनी स्थिति छोड़ देंगी और AC ग्रेविटी LLC नामक एक कंपनी शुरू करने के लिए निकल जाएंगी। और दूसरे प्रोफेसर जिनके साथ निंग ली काम कर रही थी, जिनका नाम डगलस टॉर था, उन्होंने भी अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम था फेज स्पेस टाइम LLC। मुझे कहना चाहिए कि यह काफी अजीब है कि अगर आप सच में मानते हैं कि यह थ्योरी एक बंद रास्ता है तो फिर आप अपनी नौकरी क्यों छोड़ेंगे और उस थ्योरी पर आधारित एक कंपनी क्यों शुरू करेंगे जो कथित तौर पर काम ही नहीं करती। या अगर हम इस विशेष सारांश को उसके शब्दों के अनुसार मान लें तो आप अपनी नौकरी क्यों छोड़ेंगे ताकि किसी ऐसी चीज का अध्ययन कर सकें जिस पर पहले ही गंभीर सीमाएं लगा दी गई हों। ऐसा लगता है कि अपनी पूरी करियर को ऐसी जोखिम भरी सोच पर आधारित करना ठीक नहीं है। और मुझे कहना होगा, जब मैंने इस विषय पर शोध किया तो एक आम थीम जो बार बार सामने आई वह थी कि आशाजनक शोध सार्वजनिक रूप से गायब हो जाता है और इस विषय पर काम करने वाले कई शोधकर्ता आमतौर पर प्रेस से बात करना नहीं चाहते। हालांकि इस मामले में निंग ली एक अपवाद थी, लेकिन यह बात सभी पर लागू नहीं होती। और इस 1997 के पेपर को समझने के लिए मुझे लगता है कि इस पूरे शोध के विवादास्पद स्वभाव को समझना जरूरी है। और इसी वजह से मैं एक और शोधकर्ता का जिक्र करना चाहता हूं जो इसी समय कुछ अन्य प्रयोग कर रहे थे, जिनका नाम था यूजीन पोर्टक्लेत्सोव। और उनके साथ कहानी ये है कि वे एक सिरेमिक इंजीनियर थे जो फिनलैंड के टैम्पेरे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में शोध कर रहे थे, जहां 1992 में सुपरकंडक्टर्स पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया जो सहकर्मी समीक्षित था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने प्रयोग में 0.3% गुरुत्वाकर्षण शील्डिंग प्रभाव देखा। और यह मूल रूप से इस तरह किया गया था कि एक घूर्णनशील सुपरकंडक्टिंग डिस्क को तरल नाइट्रोजन से ठंडा किया गया, एक निश्चित घूर्णन प्रति मिनट की दर पर, जहां डिस्क के ऊपर रखी वस्तुओं का वजन कम होता हुआ प्रतीत हुआ। और 1996 में उन्होंने एक और पेपर प्रकाशित किया जो सहकर्मी समीक्षा में भी पास हो गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2% गुरुत्वाकर्षण शील्डिंग प्रभाव देखा। यह तब हुआ जब यह पेपर संडे टेलीग्राफ को लीक हुआ कि ये शब्द सामने आए। फिनलैंड के वैज्ञानिक जल्द ही
दुनिया के पहले एंटी ग्रेविटी डिवाइस के विवरण का खुलासा करना अखबार के पहले पन्ने पर आ गया और इसके परिणाम स्वरूप वहां के रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख, जहां पोडक्लानोव काम करते थे, ने दावा किया कि वह अपने स्तर पर काम कर रहे थे और पेपर के सहलेखक को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये प्रयोग चल रहे हैं, जबकि जाहिर तौर पर उसका नाम उसमें था। और उस सनसनीखेज हेडलाइन के साथ, जिससे इतने सारे लोग इतने सारे सवाल पूछने लगे, साथ ही व्यापक वैज्ञानिक समुदाय की कड़ी जांच के कारण पोडक्लानोव ने अपना दूसरा पेपर वापस ले लिया, जबकि वह पहले ही स्वीकार किया जा चुका था। और यह भी उल्लेखनीय है कि यूजीन पोडक्लानोव को इसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। अब मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि पोडक्लानोव का काम मूल रूप से 100% फ्रिंज फिजिक्स माना जाता है, क्योंकि कोई भी उनके परिणामों को एक से अधिक बार दोहरा नहीं पाया है। सबसे करीब जो कोई पहुंच पाया वह था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2006 में, जिन्होंने 6500 आरपीएम पर एक सुपरकंडक्टर को घुमाते समय चुंबकीय क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण समकक्ष की पुष्टि करने जैसा कुछ पाया। यह पहले के असफल प्रयोगों के बाद था। हालांकि इस मामले में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 250 से अधिक प्रयोग किए, 3 वर्षों में सुविधा में सुधार किया और इस घोषणा को करने से पहले 8 महीनों तक परिणामों की वैधता पर चर्चा की, लेकिन कोई भी इन परिणामों को भी स्पष्ट रूप से दोहरा नहीं पाया है। और इतनी सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बावजूद इस घोषणा से पहले उन्होंने फिर भी अपने बयान से पीछे हटते हुए कहा कि ये परिणाम केवल शोर, नॉइज थे। अब इससे कई तरह की साजिशी सिद्धांतों ने जन्म लिया है कि क्या कुछ लोग पोडक्लानोव के प्रयोगों को दोहराने में सक्षम हुए हैं, लेकिन वे आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से टकराने वाले क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देने से डरते हैं, जो बताता है कि इस तरह की कोई भी चीज असंभव है। हालांकि दूसरी ओर निंगली की एक सुपरकंडक्टर की व्याख्या इसे एक बड़ा क्वांटम वस्तु के रूप में प्रस्तुत करती है, जो अगर सच है तो इसे इस आलोचना से मुक्त कर देगी, क्योंकि आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के मामले में विफल होता दिखता है। लेकिन यह बात कही जाए तो हम जानते हैं कि अंततः हमें क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता के बीच के अंतर को समझाने के लिए किसी बड़ी खोज की आवश्यकता होगी। और जहां आइंस्टीन का सिद्धांत अब तक गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए सबसे अच्छा है, वहीं बड़ी दावों के लिए बड़े सबूतों की आवश्यकता होती है, जो निंगली से जुड़ी पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। और ये बात कही जाए तो निंगली का पेपर अब भी भले ही थोड़ा सा इसका वर्णन करता है, हालांकि मैं यह उल्लेख करूंगा कि वह घूर्णनशील सुपरकंडक्टर का उपयोग नहीं कर रही थी, वह सिर्फ एक स्थिर सुपरकंडक्टर था। और जब मैंने निंगली के 1997 के पेपर पर आधारित यह विशेष जर्नल खरीदा तो मुझे यह अजीब लगा कि पेपर के अंत में लिखा था, इसमें कहा गया है कि वे इस प्रयोग के घूर्णनशील संस्करण पर और अधिक शोध करने का इरादा रखते हैं और इस प्रयोग के घूर्णनशील संस्करण के परिणामों की रिपोर्ट आगे के कार्य में दी जाएगी। लेकिन इसके बजाय इस विवाद के बाद निंगली ने अपना शोध अकादमिक क्षेत्र से बाहर किया। और इसके अलावा जो बात और भी बेहद दिलचस्प है वह यह है कि जहां पोडक्लानोव के शोध की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, वहां बाकी सभी प्रयोग केवल पोडक्लानोव की प्रक्रिया का आंशिक पुनरुत्पादन ही करते प्रतीत होते हैं। अब मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन अगर आप किसी प्रयोग में कोई विशेष परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो शायद यह एक अच्छा विचार है कि आप वही सटीक कदम उठाएं जो किसी और ने उठाए थे। इस पेपर में, जिसका नाम है ग्रेविटी सुपरकंडक्टर इंटरैक्शंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आप सत्यापन प्रयासों के लिए विभिन्न आलोचनाएं देख सकते हैं। और नासा के प्रयासों के मामले में उन्होंने कभी भी डिस्क के लिए घूर्णन तंत्र नहीं बनाया, जबकि पोडक्लानोव के प्रयोग के लिए ऐसा तंत्र चाहिए था जो 5000 आरपीएम की गति से घूम सके। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि निंगली 1997 में एक स्थिर परीक्षण कर रही थीं, और केवल तब जब नासा दूसरी बार इस कार्य को पूरा करने में असफल रहा, जहां उनका उपकरण केवल 30 आरपीएम की गति से ही घूम सका। ठीक 1 साल बाद निंगली को अमेरिकी सरकार से लगभग $5 लाख का अनुदान दिया गया। यह अनुदान अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा दिया गया था। यह अनुदान उन्हें उनके सैद्धांतिक कार्य पर आगे प्रयोग करने के लिए दिया गया था। हालांकि इस विशेष अनुदान से जुड़ी कोई भी खोज कभी भी सार्वजनिक नहीं की गई और इसके बाद निंगली का करियर लगभग एक रहस्य बन गया। अब स्वाभाविक रूप से आपको यह पूछना पड़ेगा, क्या निंगली इतनी सफल हो गईं कि वह वातावरण में ही उड़ गईं? क्योंकि वह पूरी तरह से सुर्खियों से गायब हो जाती है। हालांकि उनकी एक कंपनी आज भी मौजूद है और उनकी मौजूदगी के बारे में कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। 2001 के बाद की स्थिति। हालांकि मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस खंड में आगे जो भी जानकारी दी जाएगी वह काफी हद तक अपुष्ट है
और यहाँ के गए शोध के संदर्भ में 2001 में पोडक्लेट्स्कोव अपने लिए काफी अच्छा कर रहे थे, यह देखते हुए कि उन्हें व्यापक वैज्ञानिक समुदाय से बहिष्कृत माना गया था। इसके बावजूद उन्होंने कुछ ही वर्षों बाद 2001 में एक अन्य भौतिक विज्ञानी जियोवानी मार्टिनेज के साथ मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें एक तथाकथित इम्पल्स ग्रेविटी जनरेटर के परिणामों का विवरण दिया गया था। और भले ही वह एक संदिग्ध धोखेबाज प्रतीत होते थे, लेकिन इससे मुख्यधारा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देने से कोई रोक नहीं लगी। और 2002 में जेन्स डिफेंस वीकली के निक कुक ने यह आरोप लगाया कि उनके पास एक और लीक हुए दस्तावेज की जानकारी है, जिसमें बोइंग फैंटम वर्क्स के एक आंतरिक प्रोजेक्ट की प्रस्तुति का ब्रीफिंग था, जिसमें पोडक्लेट्स्कोव के काम की निगरानी की जा रही थी। निक कुक और जेन्स डिफेंस वीकली के अनुसार रूस में 4 इंच या 10 सेंटीमीटर चौड़ी एक एंटी ग्रेविटी बीम का प्रदर्शन किया गया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह बीम आधे किलोमीटर से भी अधिक दूर की वस्तुओं को सफलतापूर्वक प्रतिकर्षित कर रही थी, वह भी नगण्य ऊर्जा हानि के साथ। इस ब्रीफिंग में यह भी आरोप लगाया गया था कि ऐसी तकनीक को एक नए हथियार प्रणाली में बदला जा सकता है जो वस्तुओं को वाष्पित करने में सक्षम हो। और हालांकि बोइंग ने पुष्टि की कि यह वास्तव में एक प्रस्तुति थी, उन्होंने यह कहने से इनकार कर दिया कि उन्होंने इसमें कंपनी का कोई पैसा लगाया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे ब्लैक बजट परियोजनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अब मई 2003 में बाद में यह आखिरी बार है जब मैं निंग ली के बारे में कोई और कागजी सबूत ढूंढ सका, क्योंकि इसके बाद वह पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एमआईटी द्वारा प्रायोजित उच्च आवृत्ति गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर एक सम्मेलन में एसी ग्रेविटी को मापने पर एक व्याख्यान दिया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह उस समय भी एसी ग्रेविटी का अध्ययन कर रही थी। अब अगर आप MITRA कॉरपोरेशन से परिचित नहीं हैं, तो वे संघ द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान और विकास का प्रबंधन करते हैं। और जहां तक निंग ली द्वारा इस सम्मेलन में व्याख्यान देने की बात है, यह भी उल्लेखनीय है कि वह रेडस्टोन आर्सेनल से यूएस आर्मी एविएशन एंड मिसाइल कमांड के एक अन्य व्यक्ति के साथ व्याख्यान देती हुई दिखाई दी, लेकिन जाहिर तौर पर इस विशेष सम्मेलन के कुछ समय बाद वह गायब हो गईं। उनकी आखिरी झांत बातचीत एक ईमेल थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने ऐसी ग्रेविटी का 11 किलोवाट आउटपुट प्रभाव देखा है। क्या यह मात्रा बहुत ज्यादा है? क्या यह मात्रा बहुत कम है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, और ऐसा लगता है कि किसी और को भी नहीं पता। अब एक व्यक्ति टिम वेंचुरा, जो शायद एक पत्रकार हैं, की ईमेल बातचीत के अनुसार इस पूरे एंटी ग्रेविटी, प्रणोदन और अनोखी तकनीक के क्षेत्र में ऐसा लगता है कि उन्होंने इस क्षेत्र से जुड़े कई लोगों का इंटरव्यू लिया है, जिनमें से एक पोडक्लानोव भी हैं। और 2004 में एक अन्य ईमेल में ऐसा लगता है कि पोडक्लानोव ने दावा किया था कि वह डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम कर रही थी और वह अपने काम के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर सकती थी। अब अगर मान लें कि यह सच है, तो जो बात और भी डरावनी है वह है एक और उल्लेख जो मुझे उनके बारे में एक अन्य भौतिक विज्ञानी जैक सरफाती के द्वारा मिला, जो एक सामान्य सी बातचीत में पोडक्लानोव और ऐसी ही अन्य चीजों के बारे में बात करते हुए निंग ली का जिक्र करते हैं। और मैं अभी आपको वह क्लिप सुनाता हूँ। क्या यह किसी भी तरह से संबंधित है, ये घूमते हुए सुपरकंडक्टर प्रयोग? पोटलक, हाँ, वह विषय सामने आया था। हाँ, यह शायद उससे संबंधित। हाल ही में कुछ और पेपर आए हैं जो घूमते हुए सुपरकंडक्टिंग डिस्क्स के बारे में हैं। हाँ, ये उसी से जुड़ा हुआ है और विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी। बैठक शामिल हुआ, अलग है। नासा उस पर काम कर रहा था, है ना? तो उन्होंने कभी किया नहीं। उनके पास उसका क्या हुआ? उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और साथ ही एक मुख्य ब्रेक थ्रू प्रोपल्शन फिजिक्स। हाँ, उनके पास पैसे न था और प्रबंधन ठीक नहीं। लेकिन हमारे पास उनसे ज्यादा पैसे थे, तो जाहिर है ये शायद किया जा सकता है, ये निजी क्षेत्र में किया जा सकता है। हाँ, ठीक है। अब एक बात जो सामने आई और ये राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के एक प्रमुख वैज्ञानिक इलेक्ट्रोग्रेविटिक सुपरकंडक्टिविटी जैसी चीज़ों में एक चीनी महिला वैज्ञानिक हैं जिनका नाम निंग ली है और वह गायब हो गई हैं। ऐसा माना जाता है कि वह चीन वापस चली गई हैं और हमारी खुफिया एजेंसियों के अनुसार इन एजेंसियों के पास वाकई बहुत अच्छी जानकारी है। क्या वह नहीं थी? वह नासा में काम थी। नासा रिट्स कार्लटन आर्सेल में, और आप जानते हैं, लेकिन वह कई सालों के लिए गायब हो गई थी। पेंटागन में जो लोग उसके संपर्क में थे वे अब उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह अब चीन वापस आ गई है और रेड चीनी इन अनोखे प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो वे इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। तो फिर हाँ, और यही वजह है कि हमारे खुफिया विभाग के लोग इसमें बहुत रुचि रखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीनी लोगों के पास
अब अमेरिका का बहुत कुछ उनके पास है, कर्ज वगैरह की वजह से, आप जानते हैं डॉलर के घटने के साथ, है ना। सबसे संभावित लोग जो पहली असली एंटी ग्रेविटी यूएफओ जैसी प्रणोदन तकनीक विकसित करेंगे वे रेड चीनी और शायद रूसी हैं। अब निष्कर्ष, मुझे लगता है कि हमेशा संदेहवादी रहना एक अच्छा विचार है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बड़े दावे के लिए बड़े सबूत चाहिए होते हैं, और यहाँ भौतिकी से संबंधित किसी भी चीज की किसी तीसरे पक्ष द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। निंगली का शोध भले ही रहस्यमय लगता हो, यह किसी और अनोखी परियोजना पर शोध करने का एक और असफल प्रयास हो। CIA ने रिमोट व्यूइंग पर $20 मिलियन खर्च किए थे। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि निंगली के साथ क्या हुआ, मुझे लगता है कि उनके देश छोड़कर भागने का विचार संभव लगता है, लेकिन इसका एकमात्र विरोधाभास यह है कि उनकी कंपनी आज भी सक्रिय है, और मुझे लगता है कि कोई न कोई अब भी उनकी डेलावेयर कंपनी का वार्षिक फ्रेंचाइज टैक्स चुका रहा है। इसके अलावा यह भी काफी अजीब है कि एक भौतिक विज्ञानी के पास पेंटागन की जानकारी है और वह इसे यहाँ यूट्यूब पर सहजता से चर्चा कर रहा है। और मैं मानता हूं वह अतीत में हुए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बहुत जानकार लगते हैं और उनका नेटवर्क भी अच्छा है, लेकिन यह काफी अजीब है कि 2008 में यूट्यूब पर यह वीडियो, जो शायद यूं ही इंटरनेट पर डाल दिया गया था, निंगली का अंतिम उल्लेख है। मैंने सरफाती से उनके इस बयान के बारे में संपर्क किया, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, और जहां तक मुझे पता है किसी और को भी यह अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि निंगली शोध में शामिल लगती थी न पूरी उच्च आवृत्ति गुरुत्वाकर्षण तरंग सिद्धांत, जो बात काफी अजीब है वह यह है कि हाल ही में अमेरिकी नौसेना से कुछ अन्य पेटेंट जारी किए गए हैं जिन पर कुछ रिपोर्टिंग भी हुई है, और कोई भी वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा है कि इनका क्या मतलब निकाला जाए। इनमें से एक है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी प्रेरित उच्च तापमान सुपरकंडक्टर, एक उच्च आवृत्ति गुरुत्वाकर्षण तरंग जनरेटर, और एक यान जो जड़त्वीय द्रव्यमान में कमी करने वाले उपकरण का उपयोग करता है। इन सभी पेटेंट्स का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिसका नाम साल्वाटोर पाइस है, और इनकी पुष्टि नौसेना सचिव ने की थी। और इन पेटेंट्स को आगे बढ़ाने का कारण, भले ही इनके पास कोई कार्यशील प्रोटोटाइप न हो, चीनी प्रगति थी। और उसी व्यक्ति का एक और पेपर है जिसका नाम है हाइब्रिड क्राफ्ट यूजिंग इनर्शियल मास डिवाइस, या जैसा कि वह इसे हाइब्रिड एरोस्पेस अंडरसी क्राफ्ट कहते हैं, जो उस एक टिक टैक घटना की बहुत याद दिलाता है। और एक बार फिर मुख्य धारा के अकादमिक जगत की बात करें तो कई भौतिक विज्ञानी इन पेटेंट्स के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने से इनकार करते हैं, और जो लोग बात करते भी हैं वे कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। और जहां तक मैंने देखा है, कई लोग यह अटकलें लगाते हैं कि ये पेटेंट्स केवल गलत जानकारी फैलाने के लिए हैं ताकि अन्य सरकारें बकवास पर समय बर्बाद करें। और मेरी जानकारी के अनुसार द ड्राइव के एक पत्रकार ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक अनुरोध के जरिए पाइस के साथ हो रहे कुछ परीक्षणों की जानकारी हासिल की थी। यह केवल इसी बिंदु के बाद था कि नौसेना ने दावा किया कि पाइस प्रभाव एक मृत अंत है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यह परीक्षण केवल एक विशेष पेटेंट उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जनरेटर के संबंध में ही था। और पाइस के साथ संवाद के अनुसार वह इस बात पर अडिग हैं कि एक दिन उनके सिद्धांत सिद्ध हो जाएंगे। और यह सब कहने के बाद यह वाकई अजीब है कि यूएफओ की सारी बातें फिर से सुर्खियों में आ गई हैं, लेकिन मेरा मानना है कि समय ही बताएगा, और यह निश्चित रूप से अटकलों के लिए और जगह छोड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं।